मेरी चीख अपने हाथों से दबाए बैठा था। कल तक मेरा आशिक था, जो आज किसी और का दामन सजाए बैठा था। कहते हैं प्यार में भरोसे का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब यही भरोसा टूटता है तो रिश्ता इतना खतरनाक मोड़ ले सकता है कि इंसान अपने जीवन साथी की ही जान लेने से भी नहीं डरता। मेरठ का सौरभ मर्डर केस ऐसी ही एक सच्ची घटना है जिसने हर किसी को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। सौरभ एक सीधा साधा लड़का था जो अपनी बीवी और बेटी को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था, इसलिए वह लंदन में काम करता था। मुस्कान सौरभ की पत्नी, जो दिखने में मासूम थी पर दिल में खतरनाक इरादे छुपाए बैठी थी। और साहिल मुस्कान का स्कूल का पुराना दोस्त, जो अब उसका प्रेमी था, जो नशे की लत में बिल्कुल अंधा हो चुका था। तो यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की, जहां बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन से भारत लौटता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका अपना घर ही उसकी कब्रगाह बन जाएगा। बहुत ही लंबे समय के बाद सौरभ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। अरे सौरभ, तुम सच में इंडिया वापस आ गए। मैं तो मान ही नहीं पा रही थी कि तुम इतने दिन बाद अचानक वापस आ जाओगे। तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बताओ, तुम कैसे हो? मुस्कान में आता कैसे नहीं। मेरी लाडली बेटी का जन्मदिन जो है, भले ही दुनिया का काम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेरी नन्ही परी की मुस्कान से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। मैं तो उसकी आंखों में वह चमक देखना चाहता हूँ जो उसके जन्मदिन पर हर बार मुझे देख कर आती है। सौरभ इंडिया आकर अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए पिता की ममता झलक रही थी। वह सीधे अपनी बेटी की ओर बढ़ता है और अपनी बेटी के पास जाकर कहता है, कैसी है मेरी नन्ही परी, मेरी बच्ची? मेरी परी मुझसे नाराज हो क्या? क्योंकि मैं इतने दिन बाद आया हूं? बेटा, वहां तुम्हारे बिना तो मेरा एक एक दिन अधूरा सा लगता है। आज तुम्हारा स्पेशल दिन है, और तुम्हारे पापा का भी, क्योंकि जिस दिन तुम आई थी उसे दिन तुम्हारे पापा की दुनिया पूरी हो गई थी। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। नहीं पापा, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। आपको देखकर तो मेरी सारी उदासी दूर हो गई। आप जब आते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं तुम्हारे लिए लंदन से बहुत सारे गिफ्ट और खिलौने लेकर आया हूँ। हर एक चीज तुम्हारी पसंद की है। क्या सच में पापा? आप बहुत अच्छे हैं। कोई भी गिफ्ट आपके जैसा नहीं हो सकता। आपके आने से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ परेशानी तो नहीं है बेटा? मैं तुमसे दूर रहकर इतनी मेहनत इसलिए ही तो कर रहा हूँ बेटा, ताकि तुम्हारा हर सपना पूरा कर पाऊँ। सौरभ और उसकी बेटी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां मुस्कान आ जाती है। अरे, आप दोनों बातें बाद में करना। आप इतनी दूर से आए हो, जरूर थक गए होंगे। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मुस्कान का चेहरा बस बाहर से ही मुस्कुरा रहा था, अंदर ही अंदर वह किसी और भी सोच में डूबी हुई थी। जैसे ही वह रसोई में पहुंची, तब उसका असली चेहरा सामने आया। उसने मोबाइल उठाया और फटाक से अपने बॉयफ्रेंड साहिल का नंबर डायल कर दिया। हेलो बेबी, बोलो और बता कैसी है? सब ठीक तो है ना? बोलना क्या है साहिल, मेरा पति वापस घर आ गया है। वह मुझे अब कुछ नशे वगैरह नहीं करने देगा। अब तू सुन ध्यान से। तू बेहोशी वाली दवा लेकर जल्दी मेरे घर के बाहर आ जा, और ज्यादा देर मत करना, समझा ना? फिर जैसे ही ये बेहोश होगा, अपन उसका खेल खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। चल ठीक है बेबी, मैं जल्दी ही आता हूँ। यह लीजिए पानी। कितने थक गए हो आप, चेहरे पर थकावट साफ दिख रही है। पहले यह पानी पी लीजिए, फिर हाथ मुंह धो लीजिए। तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। हाँ मुस्कान, ठीक है। मुझे थकान भी है और भूख भी लग रही है। सफर भी लंबा था ना, और पूरे रास्ते यही सोचते रहा कि घर बस थोड़ी ही दूर और है। फिर बस मुस्कान का चेहरा दिखे और मेरी सारी थकान दूर हो जाए। उधर मुस्कान सौरभ की पत्नी नहीं, एक साजिशकर्ता बन चुकी थी। वह सौरभ की परवाह करने का बस ढोंग कर रही थी। उसके मन में बस अब एक ही बात थी, सौरभ को रास्ते से हटाकर अपने नशे वाली दुनिया में साहिल के साथ बिना रोक टोक के धुत रहना। वह सौरभ को किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से हटाना चाहती थी।
मुस्कान फिर घर के बाहर जल्दी से निकलती है और बेचैनी से घर के बाहर इधर उधर देखती है। अरे ये साहिल अभी तक कहाँ रह गया? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ उसका। घड़ी की हर टिक टिक से बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। कितनी देर हो गई, अब तक आया क्यों नहीं? तभी साहिल वहाँ पर आ जाता है। ये ले बेबी, आ गया मैं, और वह चीज भी ले आया। बस तेरे कहने की देर थी और मैं वह चीज लेने निकल पड़ा था। इतनी देर से कहाँ थे तुम? तुम्हें पता भी है यहाँ मैं अकेले कितना रिस्क ले रही हूँ। तुम्हारे लिए समय का कुछ मतलब है भी या नहीं? अगर हमसे एक भी गलती हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। अरे बेबी, क्या बताऊं, कोई भी यह दवाई देने को तैयार ही नहीं हो रहा था। सबसे बहुत झूठ बोलना पड़ा, कहना पड़ा कि बीवी बहुत दिनों से बीमार है, सो नहीं पा रही है। डॉक्टर से बहस हुई, झगड़ा करना पड़ा, तब जाकर मिली है यह खतरनाक चीज। चल अब सुन, मैं अंदर जाकर उसके खाने में ये दवाई मिला रही हूँ। तू यहाँ से खड़े होकर सब देखते रह। जैसे ही सौरभ खाना खाकर बेहोश हो जाए तब तू फौरन अंदर आ जाना। बिल्कुल देर मत करना, हमें एक भी गलती नहीं करनी है। अगर जरा भी देर हुई तो न हम बचेंगे न हमारी कहानी, समझा? मुस्कान दवाई लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन इनकी इस बातचीत का गवाह और कोई भी था जो यह दोनों नहीं देख पाए थे, और वह था उनका पड़ोसी राम बाबू, जो घर के पास से ही इनकी हरकतें चुपचाप देख रहा था। सौरभ से कितनी बार कहा है मैंने कि तेरी बीवी किसी लड़के से मिलती है। आज तो वह लड़का उसे कुछ दे भी रहा था, पर सौरभ को तो यकीन ही नहीं होता है। कभी कभी जो लोग हमारी परवाह करते हैं, हम उन्हें ही नजरअंदाज करते रहते हैं और फिर चुकानी पड़ती है बहुत बड़ी कीमत। इधर मुस्कान रसोई में पहुंच जाती है और सौरभ की थाली लगा लेती है। अरे यार, इतनी सी दवा से अगर इस बार भी ये बेहोश नहीं हुआ तो समझो हमारा पूरा प्लान मिट्टी में ही मिल जाएगा। नहीं नहीं, अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। एक काम करती हूँ, पूरी की पूरी बोतल ही इसमें डाल देती हूँ। इतनी की होश तो छोड़ो, सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। फिर देखती हूँ मैं कि कैसे नहीं होगा ये बेहोश। अब कैसे बचेगा तू सौरभ? मुस्कान पूरी बोतल खाने में डाल देती है। एक शैतानी मुस्कान थाली सजाती है और सौरभ के पास लेकर चली जाती है। अरे वाह मुस्कान, मेरी पसंद की सब्जियां। आज तो तुमने पूरा खाना मेरी पसंद का बनाया है। तुम तो आज भी वैसे ही सब याद रखती हो जैसे पहले रखा करती थी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरी तो और ज्यादा भूख बढ़ गई। सच में यह खाना नहीं तुम्हारा प्यार है जो हर बार मुझे यहाँ खींच लाता है। हाँ जी, सब आपकी पसंद का खाना है। चलो जल्दी से खाना खा लो, बहुत भूख लग रही है ना तुम्हें? हाँ मुस्कान, भूख तो बहुत लग रही है। आओ ना, तुम भी मेरे साथ खाना खा लो। बहुत दिन हो गए हम दोनों ने मिलकर खाना नहीं खाया। क्या? ना नन्ही, मैंने तो पहले ही खाना खा लिया है। चलो अब तुम खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। सौरभ खाना खाने लगता है। जैसे ही उसका खाना पूरा होता है, वह मुस्कान से कहता है कि मुस्कान, शायद थकान की वजह से मेरा सर घूम रहा है। मुझे नींद भी आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। चलो अब मैं थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद शायद ठीक हो जाऊंगा। फिर हम आराम से बैठकर बातें करेंगे बहुत सारी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। सौरभ कमरे में जाने के लिए निकलता है, लेकिन वहीं लड़खड़ाकर बेहोश हो जाता है। तभी वहां साहिल आ जाता है, जो घर के बाहर से खड़े होकर सब देख रहा था और मुस्कान से फुसफुसाकर बोलता है। मुस्कान, ये बेहोश तो हो गया है ना? हाँ हो गया है। अब तुम्हें जो करना है जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर साहिल ने सौरभ के गले पर वार कर दिया और फिर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। मुस्कान, अब हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। साहिल, लेकिन हम इस लाश का अब क्या करेंगे? इसे कहाँ ठिकाने लगाएंगे? तू चिंता मत कर मुस्कान, मेरे पास सारे इंतजाम है। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या करने के बाद उसकी लाश के 15 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उन्होंने एक नीले रंग का ड्रम खरीदा। मुस्कान, हमें इसके टुकड़े करने होंगे और इस ड्रम में भरना होगा। चलो कोई आ नहीं जाए, इसके पहले ही ये काम कर लेते हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है साहिल, कहीं कोई आ नहीं जाए, किसी को कुछ सच्चाई ना पता चल जाए। अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। चलो अभी ये सब छोड़ो और इसे ठिकाने लगाने पर ध्यान दो।
साहिल और मुस्कान ने सौरभ की लाश के टुकड़े ड्रम में फेंक दिए और ऊपर से उसमें सीमेंट डाल दिया। साहिल, इन सब कामों की वजह से मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। सुनो, हम कहीं चलते हैं, यहाँ अब रुका नहीं जाएगा। वहां से आकर इस ड्रम को कहीं ठिकाने लगा देंगे। अच्छा ठीक है, तो हम लोग पहाड़ों पर चलते हैं, हिमाचल चलते हैं। जल्दी से अपने कपड़े पैक कर लो। और फिर सौरभ की हत्या करने के बाद दरिंदे साहिल और मुस्कान हिमाचल घूमने चले जाते हैं। हिमाचल में उन दोनों ने जमकर एंजॉय किया। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि हिमाचल से लौटने के बाद ड्रम को कहीं फेंक आएंगे। मुस्कान और साहिल हिमाचल में घूमकर घर लौटते हैं और ड्रम को वापस ठिकाने लगाने में जुट गए। अरे, ये ड्रम तो बहुत भारी हो गया है, अब तो हिल भी नहीं रहा है। लगता है हम इसे नहीं उठा पाएंगे। हमें कुछ मजदूरों को बुलाना होगा। थोड़े बहुत पैसे खिला देंगे तो मजदूर ही इस ड्रम को फेंक आएंगे। बोल देंगे इसमें पुराना कबाड़ भरा हुआ है। अच्छा ठीक है, जो करना है जल्दी करो, लेकिन इस मुसीबत से छुटकारा पाओ। साहिल कुछ मजदूरों को बुलाता है, लेकिन मजदूर भी बहुत कोशिश करने के बाद उस ड्रम को नहीं उठा पाते हैं। शायद सौरभ की आत्मा भी यही चाहती थी कि उसे न्याय मिले। अरे भाई साहब, ये बदबू कैसी? हमसे तो नहीं उठ पा रहा है ये ड्रामा। क्या है इसमें? अरे कोई नहीं, तुम लोग जाओ। पुराना सड़ा गला सामान है, इसमें गीला हो गया है, इस वजह से बदबू आ रही है। हम फिकवा देंगे, तुम लोग जाओ। मजदूरों को थोड़ा शक तो हुआ, पर वह लोग चुपचाप चले गए। मुस्कान और साहिल उस ड्रम को ठिकाने नहीं लगा पाए। आखिरकार मुस्कान मायके चली गई और साहिल अपने रूम पर चले गया। मुस्कान ने अपने माता पिता को घबराकर सारी सच्चाई बता दी। उसे लगा कि उसके माता पिता उसका साथ देंगे, पर उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। उसके माता पिता ने पुलिस को फोन लगा दिया। उसके बाद सारा सच सामने आ गया। पुलिस में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और वह ड्रम भी पुलिस के हाथ आ गया। दोनों मेरठ जेल में बंद है, जहां उनको नशा मुक्ति केंद्र में रखा गया है। कहा जा रहा है कि दोनों को बहुत नशा करने की आदत है। डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है और दवा के जरिए नशा छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सौरभ हत्याकांड में साहिल और उसकी पत्नी मुस्कान को तो कड़ी से कड़ी सजा हो ही जाएगी, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है और दोषी को दंड भी जरूर मिलता है। पर सवाल यह उठता है कि उस छोटी सी बच्ची का क्या, जिसकी सारी दुनिया ही उसके मम्मी पापा थे। पीहू की मासूम आंखें आज भी अपने पिता को ढूंढती हैं, लेकिन उसे क्या पता कि उसके पिता अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे और अब शायद वो अपनी माँ से भी कभी नहीं मिल पाएगी। अब पीहू अपने नाना नानी के साथ है, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा गूंजते रहेगा कि आखिर मेरे मम्मी पापा को क्या हुआ। उस मासूम सी बच्ची ने जो खोया है, उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो पाएगी।